कहानी की शुरुआत में हमें डेरेक नाम के एक बेरहम जनरल को दिखाया जाता है जो अपनी विशालकाय आर्मी के साथ अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाया करता था। आज भी वो एक ऐसे ही ग्रह को तबाह करने आया था, पर वहां के लोगों ने उसकी मिलिट्री के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया, जिसके बाद वो हजारों सालों से चली आ रही सभ्यता को बस कुछ ही मिनटों में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सिर्फ उन लोगों का मुखिया ही बचा था जो उससे अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांगता है। डेरेक कहता है, डरो मत, तुम्हारा वंश खत्म नहीं होगा, उल्टा वो तो और आगे बढ़ेगा। तुम्हारी बेटियां हमारे सिपाहियों का मन बहलाने के काम आएंगी, लेकिन इस प्लेनेट का मुखिया होने के नाते तुम्हें इस बगावत की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वो उसके बेटे को चुनता है और उसके हाथ में अपना शाही डंडा रखते हुए कहता है कि इस डंडे से अपने पिता का सर फोड़ दो, उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दो जब तक उसका दिमाग निकलकर इस फर्श पर ना फैल जाए। अगर तुम ऐसा करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हारी माँ और बहन को छोड़ दूंगा, और अगर तुम नहीं मानते हो तो अपने पिता की तरह तुम सबको मरना होगा। उस बेचारे के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद उसने दिल पर पत्थर रखकर अपने पिता को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसके बाद डेरेक के सभी सैनिक उसे अपने साथ ले जाते हैं और डेरेक मुखिया के दांत को अपनी जीत की निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता है। मुखिया की पत्नी जानती थी कि वो किसी हैवान से कम नहीं, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुखिया के बेटे के जाते ही डेरेक उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डालता है। जो कोई उसकी बात मानने से इनकार करता, डेरेक उसका यही हश्र करता था, जिस वजह से अंतरिक्ष में मौजूद सभी प्लेनेट के लोगों में उसका और उसकी आर्मी का खौफ था। डेरेक और उसकी मिलिट्री के पास सब कुछ था सिवाय अनाज को छोड़कर, इसलिए अनाज के लिए उसे दूसरे प्लैनेट्स के किसानों पर डिपेंड रहना पड़ता था। जब भी उन्हें राशन की कमी पड़ती थी, वो जगह जगह जाकर वहां के किसानों से राशन को हथिया लिया करते थे, और अनाज लेने के लिए डेरेक फीनिक्स नाम के प्लेनेट पर आता है। यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करके अपने लिए अनाज उगाते थे और उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक उन्होंने अपने सर पर डेरेक के शिप को मंडराते हुए नहीं देखा। माइक नाम का आदमी मुखिया से कहता है, क्यों ना हम सिर्फ अपनी जरूरत भर का सामान रख लें और बाकी का उन्हें बेच दें। वो लोग मार्केट से 3 गुना ज्यादा दाम देते हैं, पर सोफिया को ऐसा नहीं लगता था क्योंकि वो उन्हें अच्छे से जानती थी। वो कहती है, ये लोग उनसे उनका सब कुछ छीनने आए हैं, इसीलिए हम कितनी फसल उगाते हैं उसकी उन लोगों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जल्द ही डेरेक अपने कुछ लोगों के साथ नीचे आता है और मुखिया उसे गले लगाकर उसका अच्छे से स्वागत करता है। डेरेक उसे बताता है कि उनका राशन खत्म हो रहा है, और ये बात तो आप जानते ही हैं कि बिना अनाज के कोई भी फौज कमजोर है। पर मुखिया उससे कहता है कि उनके यहाँ की जमीन पत्थरीली है और वो लोग मुश्किल से ही अपनी जरूरत भर का अनाज उगा पाते हैं। काश हमारे पास आपको देने भर का अनाज होता। ये कहकर उसने डेरेक को कुछ भी देने से मना कर दिया। हालांकि डेरेक को वहाँ की जमीन उपजाऊ लगी और लोगों के खिले हुए चेहरे देखकर उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गांव के खेत बंजर है। वो समझ गया कि मुखिया उससे झूठ बोल रहा है, जिसके बाद वो उसे सबके सामने बड़ी बेरहमी से मार डालता है। उसने माइक से कहा कि 8 हफ्ते बाद हम दोबारा आएंगे और तुम हमारे लिए 10,000 बोरियां अनाज तैयार रखोगे। माइक उसे बताता है कि हम मुश्किल से ही 12,000 बोरियां अनाज उगा पाते हैं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पर डेरेक को उनके मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जाते वक्त वो अपने कुछ सोल्जर्स को छोड़ जाता है जो उसके वापस आने तक उन पर नजर रखने वाले थे। वो सोल्जर्स अपने साथ विक्टर नाम का रोबोट भी लेकर आए थे, जो छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करने वाला था। उनके वहां से जाते ही एक आदमी सैम नाम की लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसे परेशान कर ही रहे थे कि तभी उसकी नजर विक्टर पर पड़ी। विक्टर की खास बात ये थी कि किसी वक्त वो मदर वर्ल्ड के शाही परिवार का बॉडीगार्ड हुआ करता था, लेकिन शाही परिवार की हत्या के बाद उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा और उसने हथियार डालकर फिर कभी लड़ने से मना कर दिया। सोल्जर्स कहते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि मैं चाहे जो भी करूं ये उल्टा जवाब नहीं देगा। अपनी बात साबित करने के लिए उसने विक्टर पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई, जिससे उसकी बॉडी काफी डैमेज हो जाती है। ये रोबोट उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसके सारे जुल्म सहता रहता है। वो चाहता तो उनसे लड़ सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसने अपने अंदर के फाइटिंग मैकेनिज्म को स्विच ऑफ कर रखा था। उसकी मदद के लिए जब एक सोल्जर आगे आया तो उसने उसके सर पर भी बंदूक तान दी। उनका कमांडर उन्हें विक्टर को परेशान करने से रोकता है और विक्टर को कहता है कि वो अपना मुंह धोकर फिर से काम पर लग जाए। जब विक्टर अपना मुंह धो रहा था तो सैम उससे मिलने आती है। सैम को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर विक्टर उसे कहता है कि अब यही मेरी जिंदगी है और मुझे इसका जरा भी पछतावा नहीं। विक्टर उसे बताता है कि उसे देखकर उसे किसी की याद आ गई। वो उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करता, लेकिन उसके बारे में बात करके उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सैम उसके लिए एक फूलों का क्राउन बनाती है और उसके सर पर रखकर वहां से चली जाती है। पर हम देखते हैं कि उसके इस छोटे से एक्शन से विक्टर के अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं।
विक्टर को इससे पहले किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया था, जिस वजह से उसकी प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है और अब वो प्यार को महसूस करने लगा था। उसी रात गांव वाले मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके जनरल डेरेक के लिए उनकी जरूरत भर का अनाज उगाएंगे। वो अपने काम को ही अपनी ढाल बनाएंगे ताकि उसका गुस्सा शांत रहे और वो हमारे गांव को बख्श दे। हालांकि भीड़ में खड़ी सोफिया ये अच्छे से जानती थी कि उनमें से कोई जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करके वहां से भागने की तैयारी करने लगती है। उसे इस तरह जाता देख उसके अंकल ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, क्यों ना हम उन लोगों से लड़े? तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो जनरल डेरेक से बदला लेना चाहते हैं। पर सोफिया जानती थी कि अगर वो ऐसा करती है तो गांव के लोगों में उम्मीद जागेगी, और अगर उम्मीद जागेगी तो ये लोग लड़ेंगे और बेवजह मारे जाएंगे। उसी रात हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स विक्टर को परेशान कर रहे थे, उनकी गंदी नजर सैम पर थी। जनरल समेत सभी सोल्जर्स सैम का रेप करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वहां सैम को बचाने वाला कोई नहीं था क्योंकि पूरा गांव उनसे डरता था। लेकिन जब वो सैम को पकड़कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो सोफिया से ये देखा नहीं जाता और वो उन्हें उसे छोड़ने को कहती है। उन सोल्जर्स को लगा कि ये लड़की कोई आम किसान है, लेकिन उसे कम आंकना उन सोल्जर्स की सबसे बड़ी गलती थी। हम देखते हैं कि सोफिया उन सबको मार डालती है और आखिर में सिर्फ जनरल ही बचता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने सैम के सर पर हथियार रखा था। इसी बीच वहां विक्टर आ जाता है। जनरल उसे ऑर्डर देता है कि वो उस लड़की को मार डाले, लेकिन सैम को खतरे में देखकर वो अपना मन बदल लेता है और उल्टा जनरल को ही शूट कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो उनका वफादार था। लेकिन विक्टर बिना कुछ कहे सुने वहां से भाग जाता है। सभी किसान बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर जनरल डेरेक अनाज लेने के लिए वापस आएगा और जब वो देखेगा कि हमने उसके सभी सोल्जर्स को मार दिया तो वो हमारे गांव को जलाकर राख कर देगा। सोफिया कहती हैं, अब हमें हथियार उठाने होंगे क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। हालांकि ये काम वो अकेले नहीं कर सकती थी। उसकी इतनी बड़ी आर्मी को टक्कर देने के लिए उसे ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो जनरल डेरेक से उतनी ही नफरत करते हो जितनी की वो करते हैं। इसके बाद सोफिया माइक के साथ दूर अंतरिक्ष में उन योद्धाओं की खोज में निकल जाती है। माइक सोफिया से कहता है, हमें उनसे लड़ने की जरूरत क्या है? हम अपनी जरूरत भर का अनाज रखकर बाकी का सारा अनाज उन्हें दे देंगे। हम समझौता करेंगे तो वो शायद हम पर दया करें और हमें छोड़ दें। पर सोफिया उसे बताती है कि डेरेक दया करने वालों में से नहीं है, उससे छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होती। फिर हमने तो उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि सोफिया कोई मामूली किसान नहीं है, बल्कि वो भी कभी डेरेक की तरह एक सोल्जर हुआ करती थी। सोफिया बेलेसेरियस की बेटी है, जो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर तानाशाह था। यहाँ तक कि डेरेक भी उसी के लिए काम करता है। जब सोफिया 9 साल की थी तब बेलेसेरियस ने सोफिया के प्लेनेट के सभी लोगों को मार डाला और उसे गोद लेकर उसे अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया। उसे आज तक नहीं समझ आया कि उसने उसे ही क्यों जिंदा छोड़ दिया। बेलेसेरियस ने उसे ट्रेन करके उसे एक हत्यारा बनाया और एक दिन अपने पिता के लिए लड़ते लड़ते उसने उस आदमी को खो दिया जिससे वो इस कायनात में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सोफिया ने उस लड़ाई को तो जीत लिया, लेकिन उस लड़ाई में उसका प्रेमी शहीद हो गया, जिसके बाद वो भी एक बागी बन गई और तभी से वो इसी तरह मारी मारी फिरती है। इसी बीच हम विक्टर को देखते हैं जो भागकर गांव से बहुत दूर चला जाता है। उसने एक स्केयरक्रो से उसका कैप उतारा और उसे पहन लिया, जैसे वो अपने मिलिट्री के दिनों में पहना करता था। ऐसा लग रहा था मानो उसे एक मकसद मिल गया हो। दूसरी ओर वो दोनों बागियों की तलाश में एक बेनाम जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी की तलाश में वो वहां गए थे उसे तो बाउंटी हंटर्स ने पकड़ लिया है। सोफिया वहां के लोगों से जनरल टाइटस के बारे में पूछती है। पता चला कि ये आदमी उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि एक वही था जो उन्हें लीड करता। एक एलियन उन्हें बताता है कि वो आखिरी बार पोलक्स नाम के प्लेनेट पर देखा गया था, लेकिन वो उन्हें साथ ही साथ यह चेतावनी भी देता है कि वो उसके पास ना जाएं, क्योंकि आखिरी बार जो बाउंटी हंटर उसके पास गया था, टाइटस ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। इसी बीच एक एलियन गनर को सेक्सुअली हरास करता है। कोरा उसे माइक से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो एलियन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसे मारने के लिए अपने गुंडे ले आता है। सोफिया माइक को बचाने के लिए उन सभी लोगों को मार डालती है। इस लड़ाई में उनकी मुलाकात एक और शख्स से होती है जो उन्हें अपना नाम चार्ली बताता है। वो कहता है, मुझे पता चला है कि तुम बागियों की तलाश कर रहे हो। वो ऐसे लोगों को जानता था जो डेरेक और उसके साम्राज्य से नफरत करते थे। चार्ली उनसे उन्हें मिलवा सकता है, लेकिन उसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। माइक उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनाज है जो मेरे किसान भाइयों ने बड़ी मेहनत से उगाया है। इस दुनिया में अनाज की कीमत पैसों से कई ज्यादा थी, इसलिए चार्ली उसकी बात मान जाता है। उधर किसानों के गांव में वो लोग मिलकर एक पुराने शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। शिप पुराना होने की वजह से उसे ठीक करना मुश्किल था। वो थोड़ी देर रुककर आराम करने की सोचते हैं,
पर जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कोई उनके लिए वहां खाना रख कर गया था, और तो और उसने उनकी शिप भी रिपेयर कर दी थी। पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर था, जो छुपकर गांव वालों की मदद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर चार्ली उन दोनों को एक लोहार के पास लेकर जाता है, जिसके यहाँ रूपर्ट नाम का आदमी पिछले कई सालों से गुलामी कर रहा था। सोफिया उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत कर्ज था, जिसे चुकाने के लिए उसे इस लोहार की 12 साल और गुलामी करनी थी। लोहार खुशी खुशी उन्हें रूपर्ट देने को तैयार था, लेकिन उसके बदले में वो ढेर सारे पैसे मांगता है। माइक जब उसे बताता है कि उनके पास पैसे नहीं, तो वो उन्हें एक और ऑफर देता है। उसने रूपर्ट पर एक जुआ खेला और कहा, अगर तुम्हारे कहने पर रूपर्ट ने इस जंगली पक्षी को अपने काबू में कर लिया तो मैं इसे तुम्हारे लिए आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम दोनों को भी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। रूपर्ट के लिए यहाँ से निकलने का ये सुनहरा मौका था। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो ये कर लेगा। सोफिया उसके ऊपर भरोसा करती है और लोहार की शर्त को मंजूर कर लेती है, जिसके बाद रूपर्ट उस पक्षी के पास जाता है और उन शिकारियों को उस रस्सी को ढीला छोड़ने के लिए कहता है। ये एक जंगली पक्षी था जिसे काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, पर रूपर्ट बचपन से ही ऐसे जानवरों के बीच पला बड़ा था, इसलिए वो उसे बड़ी आसानी से काबू कर लेता है, जो देखकर सभी दंग रह गए। शर्त के मुताबिक उस लोहार को उसे आजाद करना पड़ता है। उसे लगा कि वो पक्षी अब पालतू बन चुका है, पर असल में ऐसा नहीं था। लोहार जैसे ही उसके पास गया, वो पक्षी उसे नोचकर मार डालता है। इसके बाद चार्ली उन्हें कोबाल्ट माइनिंग प्लेनेट पर लेकर जाता है, जहां उन्हें नेमेसिस नाम की एक और योद्धा मिलती है। नेमेसिस उन्हीं लोगों में से थी जिसके परिवार को डेरेक ने खत्म कर दिया, और तब से ही वो बदले की आग में जल रही है। हम देखते हैं कि जंग के बाद नेमेसिस ने अपने दोनों हाथों को काटकर खुद को आधा मशीन बना लिया था, और उसके पास लेजर कटाना भी थी। सोफिया ने जब उसे एक मकड़ी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखा तो वो समझ गई कि इस लड़की में दम है, जिसके बाद वो उसे अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए कहती है। नेमेसिस अब उनके साथ थी, लेकिन डेरेक को हराने के लिए सिर्फ 3 लोग काफी नहीं थे। उन्हें अभी भी जनरल टाइटस की जरूरत थी। जब वो टाइटस के प्लेनेट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि टाइटस नशे में किसी भिखारी की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। सोफिया को विश्वास नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसे मदर वर्ल्ड के तानाशाह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वो लोग उसे नहला धुलाकर होश में लाते हैं, और सोफिया उसे उनके साथ मिलकर तानाशाह के खिलाफ बगावत करने के लिए कहती है। पर टाइटस के साथ पिछली बार जो हुआ था उससे वो बहुत डरा हुआ है, और वो नहीं चाहता था कि जो उसके साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो। लेकिन कोरा के बहुत समझाने के बाद वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब उनके पास एक महान लीडर था और साथ ही में 2 जाबाज योद्धा, लेकिन उन्हें और भी लोगों की जरूरत थी। माइक ब्लड एक्स नाम के एक और बागी को जानता था, जिसके साथ उसने एक बार अनाज का सौदा किया था। वो सभी उसके पास जाते हैं और ब्लड एक्स को उसके साथ मिलकर जनरल के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं। काफी सोचने के बाद ब्लड एक्स भी उनके साथ चलने को तैयार था, और वो अपने कुछ लोगों को भी उनकी टीम में शामिल कर लेता है। हम देखते हैं कि उन सभी के जाने के बाद डेरेक ब्लड एक्स के प्लेनेट पर आता है। उसे पता चल गया था कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसके बाद नोबेल उन सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने उन बागियों को रहने के लिए पनाह दी थी। उन सभी योद्धाओं को अब सोफिया के गांव जाना था। चार्ली जो पैदाइशी चोर हुआ करता था, वो भी उनका साथ देने का फैसला करता है, लेकिन उसके लिए उसे पहले अपनी पुरानी जिंदगी से पीछा छुड़ाना होगा। चार्ली उन्हें एक बंदरगाह पर लेकर जाता है जहां उसे एक जरूरी शिपमेंट डिलीवर करना था। उसके बाद वो वापस जा सकते थे, लेकिन सोफिया को जल्द ही समझ आ जाता है कि उसने चार्ली पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। मौका पाते ही चार्ली उन सभी को बंदी बना लेता है। असल में चार्ली एक बाउंटी हंटर था और ये सब उसकी चाल थी। अगर वो उन सभी को अकेले पकड़ने जाता तो शायद कभी इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाता, इसलिए उसने दिमाग लगाया और सबको डेरेक के खिलाफ एकजुट करके आसानी से धर दबोचा। चार्ली ने डेरेक से उन लोगों का सौदा किया था जिसके बदले उसे इतने पैसे मिलते कि वो माला माल हो जाता। कुछ देर बाद वहाँ डेरेक आता है। वो उन सभी के एक साथ पकड़े जाने से बहुत खुश था, खासकर सोफिया के पकड़े जाने से, क्योंकि वो बेलेसेरिया की बेटी होने के साथ साथ इस ब्रह्मांड की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी थी। वो माइक की ओर देखकर कहता है कि बाकियों का तो यहाँ होना समझ आता है, पर तुम इन लोगों के बीच में क्या कर रहे हो? चार्ली ने उसके हाथ में गन थमाई और उसे सोफिया को मारने को कहा। माइक ऐसा नहीं करना चाहता था, पर वो लोग उसे ऐसा करने को मजबूर करते हैं। अब बस उसे एक ट्रिगर दबाना था और वो लोग उसकी जान बख्श देते, पर माइक जो चार्ली के इस धोखे से गुस्से में था, वो सोफिया की जगह उल्टा चार्ली पर हमला कर देता है और उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही वो सभी डेरेक और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते उनके बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। गुस्से से बौखलाया हुआ डेरेक अपने लोगों को उन पर फायरिंग करने को कहता है, जिसके बाद एक लड़ाकू जहाज उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है।
अपने सभी सिपाहियों को इस तरह खत्म होते देख ब्लड एक्स उन्हें रोकने के लिए उनकी शिप पर हमला कर देता है, लेकिन उनके ऊपर सीधे तौर पर हमला करना उसे बहुत भारी पड़ जाता है। शिप के कैप्टन ने उसके शरीर को गोलियों से छल्ली कर दिया, जिस वजह से ब्लड एक्स इस लड़ाई में मारा जाता है। हालांकि मरते मरते भी उसने उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वो क्रैश करने लगा। एक बड़े धमाके के साथ डेरेक के काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब वो भी भाग नहीं सकता था। क्रैश होते ही शिप ने पोर्ट के 2 टुकड़े कर दिए, पर अलग होने से पहले सोफिया दूसरी ओर कूद जाती है। जब धुआं छटा तो डेरेक उसे ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वो नीचे गिरकर मर गई होगी ये सोचकर वो खुश हो ही रहा था कि तभी सोफिया ने ऊपर से उस पर हमला कर दिया। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर डेरेक ने उसे मारकर नीचे फेंक दिया। सोफिया किसी तरह हिम्मत करके वापस ऊपर आती है और इस बार उस पर ऐसे ऐसे वार करती है जो डेरेक सोच भी नहीं सकता था। उसने सबसे पहले उसका बायां हाथ तोड़ा, उसके बाद दायां, और अगर इतना कम था तो वो उसकी टांग भी तोड़ देती है। उसने उसी की छड़ी को उसके सीने में घुसा दिया, जिससे उसकी हालत बद से बदतर हो गई। आखिर में वो उसे मारकर उसके सारे दांत तोड़ देती है और इस तरह सोफिया ने डेरेक को उसी दर्द का एहसास कराया जो उसने दूसरों को दिया था। अगले ही पल उसने डेरेक को उस हजारों फीट गहरी खाई में धकेल दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। उन्हें लगा कि अब उनका गांव सुरक्षित है, क्योंकि नियम के मुताबिक जनरल के मरने के बाद सभी सोल्जर्स को मदरशिप के साथ वापस अपने प्लेनेट लौटना होता है। पर अफसोस ऐसा नहीं होता। उनके वहां से जाने के बाद वो लोग डेरेक को ढूंढ निकालते हैं। वो उन्हें समुद्र किनारे अधमरी हालत में पड़ा हुआ मिला, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो लोग उसे वापस लेकर आते हैं और उसे एक खास लिक्विड में डाल देते हैं जो उसे रिपेयर करने लगा। डेरेक को जब होश आया तो वो खुद को बेलिसेरियस के सामने खड़ा पाता है, जो उस पर बहुत गुस्सा था। वो बोला, तुम मेरी बेटी को जिंदा पकड़ोगे ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं, और अगर तुम उसे ना ला पाए तो मैं सरे बाजार एक आदमी को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो आदमी तुम होगे डेरेक। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले बहुत डरे हुए थे। उन्हें डर था कि तानाशाह किसी भी वक्त आते ही होंगे, लेकिन सोफिया उन्हें बताती है कि उसने डेरेक को मार दिया है और उनके नियमों के अनुसार जब भी किसी एडमिरल की मौत होती है तब उन्हें तुरंत मदर वर्ल्ड जाना पड़ता है। सोफिया को पूरा यकीन था कि अब उनमें से कोई भी यहाँ जल्दी लौटकर नहीं आने वाला, लेकिन वो गलत थी, क्योंकि एक सोल्जर जो पहले डेरेक के लिए काम करता था वो उन्हें बताता है कि उसका अभी अभी नोबल की शिप से कांटेक्ट हुआ है और वो 5 दिनों में यहाँ पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे पर सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि 5 दिन काफी नहीं थे। टाइटस जानता था कि यहाँ उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ अनाज था, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि गांव वालों ने हमें पनाह दी है और ऊपर से किसानों के पास अनाज भी नहीं है, तो वो इस पूरे गांव को ऊपर से ही खत्म कर देंगे। अगर उन्होंने आसमान से ही गोले बारूद दागने शुरू कर दिए तो उनसे जीतना तो दूर, हमें उनसे लड़ने तक का मौका नहीं मिलेगा। टाइटस सभी किसानों को कहता है कि उन्हें अगले 3 दिनों में ही फसल की कटाई करनी होगी। किसान जानते थे कि ये काम नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी काम करने से मना नहीं करता और अगली सुबह वो सभी फसल की कटाई में जुट जाते हैं। देखते ही देखते उन्होंने अगले 3 दिनों में पूरी फसल काटकर अनाज तैयार कर लिया था। डेरेक से ये उनकी पहली और आखिरी लड़ाई होने वाली थी, इसलिए काम खत्म होने के बाद वो सभी भर पेट खाना खाते हैं और जश्न मनाते हैं। माइक सोफिया से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अपराधी बन गई, जिस पर सोफिया उसे बताती है कि जब वो अपने पिता के लिए काम करती थी तो वफादारी और बहादुरी को देखते हुए उन्होंने उसे राजकुमारी के अंग रक्षक के तौर पर नियुक्त किया। वो बताती है कि राजकुमारी के पास दिव्य शक्तियां थीं और वो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। राजा ने सोचा कि उनकी बेटी इस पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक बनेगी। उन्होंने फैसला किया कि अब से वो अपने साम्राज्य को त्याग कर ब्रह्मांड में शांति कायम करेंगे। लेकिन मेरे पिता राजा की बातों से सहमत नहीं थे। वो अपनी सालों की मेहनत को किसी छोटी बच्ची की वजह से बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धोखे से राजा और उसके परिवार को मरवा दिया और उन्होंने मुझे भी राजकुमारी को मारने के लिए मजबूर किया। सोफिया कहती हैं कि जब उसने राजकुमारी को मारा तब मेरे पिता ने भरी सभा में मुझ पर शाही परिवार को खत्म करने का इल्जाम लगाया और इस तरह मैं उस गुनाह की दोषी बन गई जो मैंने कभी किया ही नहीं। विक्टर उन सभी को छुप कर देख रहा था, मानो जैसे कि उनकी मदद करना चाहता हो, लेकिन कोई चीज उसे रोक रही थी। हम देखते हैं कि चौथे दिन टाइटस गांव के लोगों को बंदूक चलाना सिखाता है और जिन लोगों के पास बंदूक नहीं थी उन्हें नेमेसिस तलवार चलाने की ट्रेनिंग देती है। उन सभी ने जमीन के अंदर बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जिसके नीचे छुपकर वो सभी लोग हमले के लिए सही मौके का इंतजार करने वाले थे। जनरल टाइटस उन सभी लोगों से कहते हैं कि कल उनका शायद आखिरी दिन है। ऐसे में वो चाहता है कि उन्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता हो। वो सबसे पहले खुद से शुरुआत करता है।
टाइटस उन्हें बताते हैं कि बेलिसेरियस ने उन्हें मासूम बच्चों और औरतों को मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, जिस वजह से उसने मेरे सभी सैनिकों को मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया। नेमेसिस उन्हें बताती है कि बेलिसेरियस और उसके लोगों ने उसके बच्चों को मार दिया और तब से ही वो बदले की आग में जल रही है। हमें पता चलता है कि रूपर्ट एक राजकुमार था। उसके पिता अपने लोगों के लिए बेलिसेरियस से समझौता करना चाहते थे, लेकिन जब वो उससे बात करने गए तो बेलिसेरियस ने उन्हें मार दिया। रूपर्ट उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन वो कमजोर और अकेला था, इसलिए वो बुजदिल की तरह पीठ दिखाकर भाग गया और तब से भाग ही रहा है। अब सच बोलने की बारी सोफिया की थी, लेकिन वो उन्हें नहीं बताती कि वो बेलिसेरियस की बेटी है और उसने ही अपने पिता के कहने पर शाही परिवार की राजकुमारी की हत्या की। अगले दिन सोफिया अपने पुराने शिप को दोबारा ढूंढती है, जो उसने पिछले 2 सालों से गांव वालों की नजरों से छुपा कर रखा था। वो लोग उसे स्टार्ट करते हैं और सोफिया उसे एक झरने के नीचे लाकर खड़ा कर देती है ताकि नोबल को शिप के बारे में पता न चले। सोफिया देखती है कि विक्टर उसका पीछा कर रहा था। वो विक्टर से कहती है कि तुम इस लड़ाई में हमारा साथ क्यों नहीं देते, पर उसने शाही परिवार के मरने के बाद लड़ना छोड़ दिया था। उसे खुद पर शर्म आने लगी थी और पछतावे के बोझ तले वो इस कदर दब गया था कि उसने उम्मीद करना भी छोड़ दिया था। सोफिया उसे समझाती है कि हम दोनों की कहानी एक जैसी है। मैंने उस शाही परिवार को खत्म करने में अपने पिता की मदद की जिसे तुम बचाना चाहते थे, लेकिन मैं अब पछतावा नहीं करना चाहती। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। विक्टर उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम डेरेक से जीत नहीं पाओगी और ये गांव वाले बेमौत मारे जाएंगे। पर सोफिया ने अपना मन बना लिया था और वो पीछे नहीं हटने वाली थी। हम देखते हैं कि डेरेक अब उनके गांव में आ चुका था। टाइटस खतरे की घंटी बजाता है, जिसके बाद सभी लोग फटाफट अपनी पोजीशन पर तैयार हो जाते हैं। डेरेक देखता है कि गांव वालों ने अनाज की बोरियां पूरे गांव में फैला रखी थीं। वो जानता था कि अगर उसने गांव पर हमला किया तो उनकी फसल भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसे मजबूरन अपनी जहाजों को लैंड कराना पड़ता है। वो सोफिया के सामने आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या हासिल होगा। सोफिया उसे कहती है कि ये गांव वाले तुम्हें तुम्हारी जरूरत का अनाज दे देंगे, लेकिन अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। डेरेक बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुमने गांव वालों को कहाँ छुपा रखा है? मैं तो यहाँ बस तुम्हारा ध्यान भटकाने आया हूँ। अब तक तो मेरे सिपाहियों ने इस गांव की औरतों और बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया होगा। तुमने जिन लोगों को मेरे खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किया है, बेलिसेरियस उन्हें इतना बड़ा खतरा नहीं मानते जितना कि वो तुम्हें मानते हैं। अगर तुम मेरे साथ चुपचाप चलने को तैयार हो तो मैं इन गांव वालों और तुम्हारे उन दोस्तों की जान बख्श दूंगा। सोफिया खतरे की घंटी बजाने से मना करती है, क्योंकि वह जानती थी कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। वो माइक को आखिरी बार अलविदा कहने जाती है, पर माइक उसे समझाता है कि उसके जाने के बाद ये अपने वादे को पूरा नहीं करेगा और हमें मार देगा। पर फिर भी सोफिया वहां से जाने लगती है, जिसके बाद उसे रोकने के लिए वो खुद खतरे की घंटी बजा देता है। पलक झपकते ही गांव वालों ने अचानक से बाहर निकलकर उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने डेरेक के कई जहाजों को नष्ट कर दिया और एक बड़े धमाके में उसके कई सैनिक घायल हो जाते हैं। डेरेक उस सुरंग में घुसकर एक एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। गनर कोरा को अपने साथ उसकी शिप पर लेकर जाता है, क्योंकि अगर उन्हें हराना है तो सबसे पहले उन्हें डेरेक की उस शिप को डिस्ट्रॉय करना होगा जहां से नोबल अपने सैनिकों को भेज रहा था। दूसरी तरफ गांव वाले बड़ी बहादुरी से उन सिपाहियों का मुकाबला करते हैं। शुरुआत में तो वो कई सैनिकों को मार गिराते हैं, लेकिन उनकी टुकड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बच्चों और औरतों की रक्षा करते करते नेमेसिस बुरी तरह घायल हो जाती है और एक सोल्जर उस पर हमला करके उसे मार डालता है। हम देखते हैं कि सोफिया अपनी शिप को लेकर उस स्पेस शिप की ओर निकल पड़ती है। वो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे उनकी शिप खराब हो गई है और वो शिप के कमांडर से अंदर आने की परमिशन मांगते हैं। हम देखते हैं कि उनका ये नुस्खा काम कर गया था और वो उस शिप के अंदर घुस गए थे। शिप के अंदर आते ही वो कंट्रोल रूम की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि अगर उसे काबू कर लिया तो वो और सैनिकों को गांव में आने से रोक सकते थे। हम देखते हैं कि टाइटस और रूपर्ट ने गांव वालों के साथ मिलकर नोबल के सभी सैनिकों को मार गिराया था। वो अपनी जीत को लेकर खुश हो ही रहे थे कि तभी वो और जहाजों को उनकी ओर आते हुए देखते हैं। ये जहाज उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें कई गांव वाले अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। निहत्थे किसानों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो इस लड़ाई को हार चुके हैं। दूसरी ओर जब सोफिया उस शिप में एक्सप्लोसिव लगा रही थी तो सैनिक उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। सोफिया उन सभी को मार तो देती है, लेकिन उन्होंने मरने से पहले डेरेक को उसके बारे में रिपोर्ट कर दिया था। डेरेक उस पूरे गांव को खत्म करने को कहता है, ये जानते हुए भी कि वहां उनके लिए ढेर सारा अनाज था। एक सोल्जर डेरेक को बताता है कि अभी भी हमारे कुछ सैनिक नीचे हैं, अगर गांव पर हमला किया तो वो भी मारे जाएंगे। पर नोबल कहता है कि उसे उनकी कोई परवाह नहीं, वो मारे जाएंगे तो इससे अनाज खाने वाले ही कम होंगे और ये हमारे लिए अच्छी बात है।
बाकी के गांव वाले भी बहादुरी से उन सैनिकों का सामना करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, तभी उनके सामने कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम देखते हैं कि वहां विक्टर आता है और उन गांव वालों के खिलाफ खड़े हर एक सैनिक को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इस तरह नीचे की जंग तो उन्होंने जीत ली, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। वो लोग मिसाइल दागने के लिए बटन दबाने ही वाले थे कि तभी उनकी शिप में एक धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि उनका निशाना चूक जाता है और मिसाइल गांव से मीलों दूर जाकर गिरती है। नोबल का पूरा शिप टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिर रहा था। अपनी इस हार से आग बबूला हुआ डेरेक सोफिया को ढूंढ निकालता है और उसे मारने के लिए उससे मुकाबला करता है। इसी बीच माइक सोफिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नोबल उसे गोली मार देता है। उस शिप के साथ वो तीनों भी नीचे गिर रहे थे, पर उनकी लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच डेरेक की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और अब वो निहत्था था। डेरेक सोफिया का दम घोंटकर उसे मारने ही वाला था कि तभी माइक पीछे से उस पर हमला करके डेरेक को घायल कर देता है। सोफिया जरा भी देर नहीं करती और वो खुद को उसके हाथों से छुड़ाकर डेरेक के सिर को उसके धड़ से अलग कर देती है। डेरेक पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत बुरी मौत मारा गया, लेकिन उसकी आर्मी उस शिप से सही सलामत निकल जाती है और वो सभी गांव की ओर ही जा रहे थे। उस शिप के नीचे गिरने से पहले सोफिया भी माइक के साथ वहां से भाग निकलती है और गांव से कुछ दूर जाकर उनका शिप क्रैश कर जाता है। हम देखते हैं कि माइक का बहुत सारा खून बह चुका था और अब उसका बचना मुश्किल था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो बेवजह नहीं मर रहा। माइक जाने से पहले सोफिया से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और हमेशा उससे प्यार करता रहेगा, और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लड एक्स की बहन वहां पहुंचकर उन सभी सिपाहियों को मार गिराती है जो शिप से बच निकले थे, और उनमें से कोई भी उस गांव का बाल भी बाका नहीं कर पाता। उन लोगों ने इस जंग को तो जीत लिया, लेकिन डेरेक अकेला नहीं था, बल्कि उसके जैसे कई तानाशाह थे जो अब भी ब्रह्मांड में ना जाने कितने किसानों और मासूम लोगों पर जुल्म बरसा रहे थे। इस लड़ाई में शहीद सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। सोफिया, जो माइक की मौत से बहुत दुखी थी, गांव वालों को बताती है कि उसने उन्हें अपने बारे में झूठ बोला। असल में वो बेलिसेरियस की बेटी है, लेकिन टाइटस ये पहले से जानता था। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और टाइटस उसे बताता है कि तुमने उस दिन राजकुमारी को मारा जरूर था, लेकिन वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और कहीं छुपी हुई है। अगर हमें बेलिसेरियस से लड़ना है तो हमें राजकुमारी को ढूंढना होगा। राजकुमारी जिंदा है ये खबर सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और वो सभी फैसला करते हैं कि वो राजकुमारी को ढूंढकर बेलिसेरियस के साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।